बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। तो ऐलान सबसे बड़ा ये है कि चाहूँ तो पूरे मुल्क के शहरियों के लिए ये मैं ऐलान कर दूंगा कि बिजली के बिल जमा ना करवाएं। मुतालिबात तस्लीम करने के सिवा हुकूमत के पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। जमात इस्लामी ने मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किल फैसलों का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा किया है और इस पहाड़ में तहरीक इंसाफ ने भी तायद कर दी है जमात इस्लामी की। ये जो एक पहाड़ और मुतालिबात खड़े किए हैं जमात इस्लामी ने, कितना इनके ऊपर अमल दरामद हो सकता है, कितना इनको वक्त मुयसर आ सकेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ जब पाकिस्तान की इकॉनमी की हम बात करेंगे तो आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की जो मुआशी बेहतरी है उसकी तायद की है। शरह सूद में हमने ये भी देखा कि 1% की कमी कर दी गई है। इन दो मामलात को लेकर जो हुकूमत है वो इसी बात पर राजी हो गई है। क्या कहानी यहीं पर खत्म हुई है या फिर मुआशी और सियासी अहदाफ में इश्क के तमाम इम्तिहान मौजूदा हुकूमत के लिए भी बाकी हैं? आज बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान की आवाम के हवाले से। खासतौर पर ये तमाम मामलात हम आज डिस्कस करेंगे। आमिर साहब, रोज़ाना दो चार ऐसी खबरें आती हैं, कोई खातून अपनी जान देती है, कोई भाई भाई की जान ले रहा है, किसी के पास पैसे नहीं है, को खुद की ज़िंदगी ख़त्म करना ज़्यादा मुनासिब समझ रहा है। इस वक्त जो जमात इस्लामी ने किया है या इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है हमारे मुल्क के अंदर, आपको लगता है कि एक मसीहा के तौर पे वो सामने आए हैं और जो मुतालिबात हैं जायज़ तो हैं मगर क्या काबिल कबूल भी हैं? मैं समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत के गले में ये बिजली का मसला और IPP का मसला इनके गले पड़ गया है। ये जिस तरह अयूब खां के दौर में चीनी का मसला हुआ था, वो ले बैठा था अयूब खां को। मुझे नहीं नज़र आता है कि इनके पास कोई हल है। ये फंस गए हैं, बुरी तरीके से फंस गए हैं। एक तरफ जिस तरह आपने नक्शा खींचा है कि आज ही मैं देख रहा था कि खुदकुशियाँ हो रही हैं। गुजरांवाला में आई थी खातून बेचारी, ऑपरेशन का पैसा था, पित्ते का ऑपरेशन करवाना था, वो बिजली का बिल दे दिया और उसके बाद खबरें छपी हैं कि जिसने जाके खुदकुशी कर ली। तो एक तरफ तो अवाम बिलबला उठी हुई है और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट जो है उनके पास फंस इसलिए गए हैं कि अगर इस मसले का हल निकालते हैं तो अपने ही मुर्दे जो है ना कब्रें खुल जाती हैं। खुद ही मुआहदे किए हुए हैं, खुद ही बेनिफिशरी हैं। अभी लेटेस्ट जो हमने ब्रेक की थी कि खुद अपने जो गैस के जो गन्ने के फोक को दरामदी कोयला जो कि साउथ अफ्रीका की कान से चलता है, फिर उनके बंदरगाह तक आता है, फिर जहाज़ों पे बैठता है, फिर हमारे कराची उतरता है, फिर ट्रेनों में साहिवाल पहुंचता है, उसको गन्ने के फोक को खुद ही रेट दे रहे हैं। तो जो बेनिफिशरीज में जो हैं वो JDW वाले तरीन साहब भी हैं, मगर सबसे ज़्यादा ये खुद हैं। इनकार कर दिया है वैस लगारी साहब ने, आज उनकी खबर है उनका, जनाब हम IPPs के साथ जो है ना, जिस तरह चाइनीज़ के साथ नहीं कर सकते, लोकल IPPs के साथ भी हम अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे नहीं बाहर जा सकते, वरना ये फिर वो रिकॉर्डिंग में देखें हमने किया था तो $900 मिलियन का जो है ना हमें वो देने पड़ गए थे। अब सवाल दो तीन हैं कि जनाब आप कौन कह रहा है कि ये एकदम से ख़त्म कर दें? वो तो पहली तो दो तीन फरमाइशें हैं। एक ये कि आप ऑडिट करवाएं, सबसे बड़ी डिमांड है कि आप फॉरेंसिक ऑडिट करवाएं और अगर वो आएगा तो मेरा ख्याल है यहाँ पे ऐसी ऐसी ये खौफनाक किस्म की उसकी तफसीलात आ रही हैं। लेटर प्रोग्राम में हम दिखाएंगे कि बाकी तो छोटे मुशर्रफ साहब का वो एक क्लिप है कि जिसमें वो फरमा रहे हैं कि जी 1 सेंट की जो ज़्यादा दी जाती थी तो उसके बदले 1 अरब रुपए की रिश्वत देने के लिए वो तैयार थे। तो यहाँ तो कई 100-200 डॉलर का फ़र्क डाला गया है। तो और कई सालों से चल रहा है मामला। तो खोलते हैं तो अपने ही कच्चे चट्टे खुलेंगे, तो इसलिए ये खोल नहीं सकते। दूसरा ये उन लोगों के साथ वो जो 40 ख़ानदान हैं, इन सब के आपस में गठजोड़ है, हुकूमत का हिस्सा है, किसी ने सब ने एक दूसरे के काने हैं, तो हिम्मत भी नहीं है, काने भी हैं, हाथ नहीं डाल सकते। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये फंस गए हैं कि इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अभी लेटेस्ट जो है आज की खबर ये है कि एप्टमा ने वो जो इंफॉर्मेशन राइट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उस कानून के तहत उन्होंने तफसीलात मांग रही हैं कि जनाब ये सारी हमें तफसीलात दें। किस किस कारखाने ने कितना कितना पैसा कमाया, क्या डीलें हुई, क्या एग्रीमेंट थे, क्या क्या तमाम तफसीलात मांग ली हैं। इससे पहले सेनेट मांग चुकी है। सवाल ये है कि ये
इस इंफॉर्मेशन पे जो कि पब्लिक है, पूरी पाकिस्तान 24 करोड़ अवाम बिजली के महंगी टैक्सेस की वजह से और कीमत की वजह से बिल बुला रहे हैं, तो ये खजाने का सांप बन के जो है इस इंफॉर्मेशन पे क्यों बैठे हैं? ये पब्लिक क्यों नहीं है, क्यों नहीं ये बताते कि लोग फैसला कर सके कि इसके अंदर कितना फ्रॉड हुआ है, कितने माल बनाए गए हैं, किसने कितने करोड़ अरबों डॉलरों में और रुपयों में बनाए हैं, ये ओपन करें। और ये डिमांड है एप्टमा की, साथ में ये पार्लियामेंट भी चला गया, उसके बाद जो FPCCI है वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है, अब ये राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये जो नॉलेज का खजाना, जो इंफॉर्मेशन है जिसको ये छुपा के बैठे हुए हैं, ये छुपने वाली नहीं है, ये काफ़ी सारी तो गौर एजाज साहब, FPCCI और यहाँ से वहाँ से ये आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, और जो ही आती जा रही हैं आंखें खुलती जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने जो उस दिन जुमे वाले रोज़ जो स्टोरी की थी कि गन्ने के फोक को साउथ अफ्रीका के कोले में पिछले 10 साल से अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं, डॉलर्स के रेट के ऊपर है। तो इस तरह की 10 और 50 और स्टोरियां निकलेगी कि नाम आएंगे, ब्यूरोक्रेट्स के नाम आएंगे, पॉलिटिशियंस के नाम आएंगे, उसके बाद सेठों के नाम आएंगे। कि एक नए तरीके का ऑडिट क्यों मुतालबा किया जा रहा है? 2020 में जो मोहम्मद अली रिपोर्ट थी उसके ऊपर ऑडिट क्यों नहीं हो रहा? क्या है उस रिपोर्ट में कि उसको नहीं किया जा रहा? आज मलिक साहब ये फरमा रहे थे एक प्रोग्राम में, उन्होंने काउंटर अटैक किया। उन्होंने कहा जी ये जो इतना इन्होंने ये किया हुआ है, तो इन्होंने जब ये निगरान गवर्नमेंट में थे तो जो ये मोहम्मद अली साहब इन्हीं के निगरान वजीर भी थे, तो जुम्बिश कलम से इन्होंने क्यों नहीं कर दिया? और भाई फर्ज करें, पहली बात तो उनका एक मैं समझता हूँ बिल्कुल कर देना चाहिए था। ये एक आर्गूमेंट भी है कि निगरान हुकूमत की जो है महदूद इख्तियारात होते हैं, मगर चलें छोड़ दें उसको। अगर उन्होंने गलत किया था, नहीं किया था, आपको ये बहाना ये कोई आड़े कि जो उन्होंने नहीं किया तो हम नहीं कर सकते। आज मसला ये आ गया है और ये फंस गए हैं, इनको इसका कुछ न कुछ। सबसे बड़ा इनके लिए मसला अब ये है कि इस वक्त जो है पिंडी का आधा पिंडी बंद है, 3-4 रोज से तो इस्लामाबाद बंद था। जुम्मे से ये सिलसिला जमात इस्लामी जो है ना वो इनके गले की हड्डी बन गई है। जमात इस्लामी वो पार्टी जिसको हल्का नहीं लिया जा सकता, वो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, वो मसल पावर भी है उनके पास। और अभी हाल ही में उन्होंने एक लंबा धरना दे के कराची में के इलेक्ट्रिक को घुटने में मजबूर करके अपनी डिमांड्स करवाई हैं। अब वो आ गए हैं और वो PTI को तो मार मार के कीमा नाल कर देते हैं, मगर उनके हाथ नहीं डाल रहा। यहाँ लतीफे चल रहे हैं कि वो जो पहले PTI के कारकुन में जुमे में शामिल थे इसके अंदर, तो वो काफ़ी सोशल मीडिया पे इस तरह के क्लिप्स चल रहे हैं कि उनको पकड़ा है तो आधे रास्ते में पूछा है कि जैसा PTI के जो है उनको बिठा के अटक के ले गए हैं और बाकियों के तरनौल थाने पे होटल के ऊपर उठा दे के आप चाय पी के चले जाए। तो जमात इस्लामी पे हाथ नहीं डाल रहा। उससे कई लोग वैसे शुबा भी कर रहे हैं कि जनाब ये पता नहीं जानबूझ के किया जा रहा है। मगर मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकली जमात इस्लामी को जो है ना, मजहबी पार्टियों को जनरली आप देखें, वो TLP वाले भी 7 दिन यहाँ पे फसाद डाल के पूरे शहर बंद करते, किसी ने हाथ नहीं डाला। जो JUI को भी कोई नहीं हाथ डाला। मजहबी जमातों की ऑर्गेनाइज फोर्स होती है और एक उनके पास मजहब कार्ड भी होता है, उनसे डरते हैं, घबराते। तो मैं समझता हूँ सियासी तौर पे ये नहीं चाह रहे कि ये फैल जाए, मगर PTI को मेरा ख्याल उन्होंने सही सराहा है कि जनाब बहुत अच्छी बात है कि जमात इस्लामी ये लीड ले रही है, तो क्योंकि वो लीड ले सकती है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि हाफिज़ नईमुर रहमान जो हैं उनका भी एक चैलेंज है, वो क्योंकि नए अमीर बने हैं, नौजवान आदमी हैं, और इससे पहले आप देखें 40-50 साल से जमात इस्लामी जो है वो सियासी तौर पे ज़ियाउल हक़ के बाद से वो फेल हो चुकी भी है। उनके जो है ना, जो लाहौर से सीटें आती थी वो मरहून मिन्नत जो है वो नवाज शरीफ साहब की वजह से, मुस्लिम लीग की वजह से थी। कराची में कुछ वो लोकल बॉडीज़ में वो कर लेते थे। 2002 में मुशर्रफ की मरहून मिन्नत MMA का हिस्सा बन के हुकूमत का हिस्सा बने, बाद में PTI के साथ भी शिराकत की, मगर वो जो एक मेन स्ट्रीम की पार्टी होती थी वो नहीं रह गई। अभी बड़े अरसे बाद और काजी हुसैन अहमद भी फेल हुए, मुनव्वरुल हसन भी फेल हुए, सिराजुल हक भी फेल हुए। अब जो है नईमुर रहमान साहब ने एक इसके अंदर नई रूह फूंकी
किया और उन्होंने कराची में प्रूव शुबा नहीं है। उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन के अंदर भी प्रूव किया है, ये के इलेक्ट्रिक का भी प्रूव किया है। अब उनके लिए चैलेंज है पंजाब में और सेंटर में मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर अपने आप को प्रूव करना, और हालांकि उनको पार्टी के अंदर से प्रॉब्लम आ रही है। पंजाब की भी जो है, याद रहे कि मंसूरा जो हेडक्वार्टर है जमात इस्लामी का वो लाहौर में है, और डोमिनेट जो उसकी पॉलिटिक्स को, जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको पंजाबी हजरात जो है ना हमारे खास तौर पे लाहौर के भाई डोमिनेट करते हैं। मगर नईमुर रहमान साहब इसको चैलेंज के तौर पे ले रहे हैं, और वो बड़ी उनकी जो तकरीरें हैं, अब लेटेस्ट जो उन्होंने ये ऐलान कर दिया है, अब ये बड़ा ही खौफनाक है कि अगर ये कोई और करता तो बहुत ज़्यादा इस पे शोर मचना था। कि उन्होंने कल कहा है कि जनाब 2-3 चीज़ें, एक तो ये वो बैठे हुए हैं पिंडी में, और किबला भी उनका पिंडी की तरफ है। वो जो मुखातब होते हैं ना, तकरीरें जो खिताब होता है वो पिंडी की तरफ, इस्लामाबाद से ज़्यादा पिंडी की तरफ मुखातब होता है। सो GHQ को करीब एकदम से पड़ाव डाल के बैठे हुए हैं, वो एक ख़तरनाक बात है, तशवीशनाक बात है। फिर वो किसी वक्त भी वो कहते हैं, डी चौक में पहले भी पहुँच गए थे, और वो कहते हैं जनाब हम धरना दे सकते हैं, और वो कब तक देते हैं। और मरियम बीबी पंजाब है बहरहाल, रावलपिंडी, तो अभी फ़िलहाल वो वहाँ करते हैं, तो उनके लिए भी ये मसला है, और इस्लामाबाद के लिए भी मसला है, पिंडी के लिए भी मसला है। और लेटेस्ट जो उन्होंने धमकी दी है कि हम ये ऐलान कर सकते हैं, आवाम को कहें कि बिजली के बिल ना दें, ये बहुत खतरनाक है आमिर साहब। अब ये देखें ये सब, क्योंकि दूसरा बात ये है कि ये एक ऐसा इशू है जो जमात इस्लामी ने पकड़ा है, जो कि इस वक्त पूरी आवाम का इशू है। महंगाई और बिजली से लोगों की कमर टूट गई है, लोगों की चीखें निकल गई हैं। तो कोई भी पार्टी जो है इसको अगर ये पब्लिकली इसको टेकअप करेगी तो उसको नेचुरली अवामी सपोर्ट आएगी अबव पार्टी बेसिस। ये नहीं है नून लीग वाले भी कहेंगे जनाब ये सही बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी कहेंगे बिजली के बिल से हर कोई तंग है। वैसे आमिर साहब, इस वक्त जो हमारे साथ सीनियर सियासतदान है दानियल अजीज साहब, उन्होंने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया दानियल साहब, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। उनकी तरफ जाने से पहले आमिर साहब आपकी गुफ्तगू में मैं ये चीज डाल दूं, ये चैलेंज तो खुद इस वक्त जमात इस्लामी के लिए बहुत बड़ा बन चुका है, क्योंकि जो उनके 3 मुतालबे हैं ना कि बिजली के ऊपर से टैक्स खत्म करो, टैक्स वैसे ही खत्म करो, पेट्रोलियम लेवी को कम करो, ये नामुमकिनात में से गवर्नमेंट के लिए ये मानना बड़ा मुश्किल है। गवर्नमेंट के लिए अभी तो नहीं मुमकिनात में से वो होता है, मगर मेरा ख्याल है वो सबसे ज्यादा डरते हैं कि उनके दौर के ही जो है पहले भी जो प्लांट लगाए गए ज्यादातर वो उनकी दूसरी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में, और उसके बाद ये फिर 2014-15 के दौरान लगे हुए हैं, तो वो ये सारी चीजें खोलते हैं तो शराफिया को। दानियल साहब की तरफ जाने से पहले मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं, इस वक्त सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। सर आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। अब आमिर साहब प्लीज। जी मैं दानियल साहब आपकी इजाजत से इस वक्त चूंकि जमात इस्लामी ने टेकअप किया हुआ है, इसका झंडा गाड़ा हुआ है और सारी नज़रें उनकी तरफ हैं, तो अमीरुल अजीम साहब बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, शुक्रिया, मेहरबानी। जी पहले ये बताएंगे, आप तो ये 2-4 रोज से तो चल रहा है और मैंने जैसे पहले कहा कि आपके ऊपर नज़रें हैं, तो ये जो लेटेस्ट आपके नए अमीर ने, नौजवान अमीरी मैं कहूँगा, उन्होंने जो ये कहा है कि हम किसी वक्त में बिल ना देने का भी अवाम को ये कह सकते हैं, ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ हो जाती है कि बिल ना देना एक किस्म की सिविल डिसोबीडियंस हो जाती है। और तो ये क्या ज़्यादा सख्त नहीं है? यानी सख्त क्या, हालात ही इतने सख्त हो गए हैं। देखिए पहले 2 सालों से हम IPPs और बिजली के बिलों के हवाले से कंपेन कर रहे हैं। आपके इल्म में हमने सेमिनार भी किए, असेंबली सेनेट में भी आवाज़ उठाई, फिर हमने पिछले साल भी जो है वो सिराजुल हक साहब की क़यादत में धरने दिए, गवर्नर हाउसों के बाहर किए, बड़े बड़े मुजाहरे किए। गजा की सूरत हाल के बाद ज़ाहिर है कि सिचुएशन कुछ और बदल गई, उसके बाद फिर इलेक्शन आ गया। अब ये मौका है कि भाई इसके बाद अगर हम खामोश रहते जाएंगे तो ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। पहले गरीब जो है वो उसने अपने बिल और अपने मीटर को ख़त्म कर दिया, वो मोमबत्ती और अपने हाथ वाले पंखे से गुजारा करता है। मिडिल क्लास आज जो है वो अपना कोई ना कोई जेवर बेच के और कोई कीमती चीज़ बेच के बिल पूरा कर रहा है।
इसके बाद इंडस्ट्रीज के हाथ खड़े हो गए हैं 70 इस इशू की मीर अजीम साहब इम्पोर्टेंस के अहमियत के हवाले से तो बिल्कुल कोई भी आपसे डिसएग्री नहीं कर सकता, मगर ये जो आपका वहाँ पे अब जो धरना ही लियाकत बाग में हो गया है, इसको कितने अरसे तक आप लोग सस्टेन कर पाएंगे और क्या ये आप पिंडी की तरफ जो मुखातिब होकर करते हैं? मैं अभी कह रहा था कि इस्लामाबाद से ज़्यादा आपका जो मुखातिब खिताब होता है वो पिंडी की तरफ ज़्यादा होता है, तो ये क्या कितने दिन चलेगा और ये इसकी आगे क्या शक्ल हो सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पिंडी वालों से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। ये पूरा मुल्क एक माफिया ने जकड़ रखा हुआ है। लोग जो है ना वो इशारे करते हैं कि पता नहीं किसी खास वजह से निकल पड़े हैं। भाई, आप हमारी 2 साल की जद्दोजहद को देखें कि जो मुसलसल हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में सब ये अंदाजे लोगों के गलत हो जाएंगे। हम कोई मुतबादिल क़यादत बनने के लिए नहीं आए, हम आवाम को रिलीफ देने के लिए आए हैं। सिर्फ ये है कि तमाम हुज्जत करना चाहते हैं कि हमने इस्लामाबाद आके हुक्मरानों के दरवाजे को खटखटाने की कोशिश की है। इससे पहले हमने अदलिया का दरवाजा खटखटाया। सिराजुल हक साहब खुद पिटिशनर बने। 1 साल पहले उन्होंने इन सारी महंगाई और ये जो बिजली के बिलों के हवाले से पिटिशन फाइल किया जो नहीं लग सकी। अब जाहिर है हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। अब जिस बात की तरफ आपने इशारा किया है कि सिविल नाफरमानी हमने क्या, ये तो आवाम करेंगे, हम तो सिर्फ खबरदार कर रहे हैं। आपने कश्मीर में देखा है कि एक मास मूवमेंट थी, ये कोई जमात की सिविल नाफरमानी की मूवमेंट नहीं होगी। लोगों के पास कुछ होगा नहीं तो वो क्या करेंगे, वो फिर यही करेंगे। अलबत्ता ये कि उन लोगों को हम सपोर्ट हम करेंगे। हम किसी मीटर वापदा के किसी एहलकार को जो है वो लोगों का मीटर काटने की इजाजत नहीं देंगे। हम कमेटियां बनाएंगे, बाकी तो लोगों ने फैसले करने हैं। ये बताएं कि आपकी मुज़ाकराती टीम जो गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर रही है उसमें आप भी शामिल हैं, तो हुकूमत ने तो आज वैसे गारी साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम ये IPPs के साथ मुआहदे जो हैं इनको बिल्कुल नहीं ख़त्म कर सकते, वरना फिर ये रिको डिक की तरह हमें इनको बहुत ज़्यादा मुकदमात की सूरत में पैसे देने पड़ेंगे। दूसरा, ये उनके अपने पार्टी के दौर में ही ज़्यादा हुए हुए, कैसे आप उम्मीद करते हैं कि वो आपकी बातें डिमांड्स आपकी मान जाएंगे? देखिए, ये हर पार्टी ने इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं। मैं अगर थोड़ा सी तफसीलात बताना चाहूँ कि वापदा वाटर एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी 1958 में कायम हुआ। 1985 तक बहुत जबरदस्त काम करता रहा। पूरे मुल्क में उसने बिजली के तारों के जाल बिछाए, उसने सब्सक्राइबर बनाए, वो बिजली फराहम कर रहा था, आबी वसाइल से कर रहा था। 1985 पे माफिया की नजरें उनके ऊपर लग गई। उन्होंने वापदा की रूह निकालकर वाटर एंड पावर डिवीजन ये इस्लामाबाद में वजारत पानी और बिजली के अंदर कर दिया। यहाँ से फिर काम शुरू हुआ। इसमें फिर नवाज शरीफ तारीख में जाएंगे तो बड़ी लंबी, हम ये इसके ऊपर काफी महीनों से लगे हुए हैं तफसील। मैं क्योंकि आऊंगा कि हुकूमत से आप वो उसी तार के लौंडे से आप दुआ मांगने जा रहे हैं, कैसे उम्मीद रख सकते हैं आप? मैंने इसलिए मुख्तसर से ये बात की कि देखिए ये इसकी तारीख है। अब हमने तमाम हुज्जत करना है। थोड़ी सी हल्की सी उम्मीद है कि शायद ये बंदे के पुत्र बन जाए, समझ आ जाए। नहीं समझ आएगी तो वो जो सिविल डिसोबेडियंसी है, नाफरमानी है, वो नजर आ रही है। मैं जरा दानियाल चौधरी साहब, ये बंदे दे पुत्र बन जाने वाली सूरत हाल नज़र आती है। आप क्योंकि इसको सियासी तौर के अलावा फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं और बड़ी गौर से देखते हैं, क्या इसका हल है और क्या ये हल की तरफ बात जाते हुए नज़र आ रही है? ये जी महज डिमांड्स देने से ये मामला जो है ये किसी सिमत में नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जुड़वा हैं। देखें, जब आप बिजली का जो डिमांड्स हैं कि आप PTL भी ख़त्म करें और ये टैक्सेस भी ख़त्म करें और ये बिजली की 500 यूनिट तक जो सार्फिन है इनकी भी जो बिल हैं वो आधे करें वगैरह वगैरह, ये कहने की हद तक तो बहुत अच्छी डिमांड्स हैं और शायद इनमें पॉपुलर पजीराई भी मिले, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, उसकी जो कैलकुलेशन है और उसका फिर जो बंदोबस्त करना है वो एक अलग मसला है। और फिर जो उसके बाकी असरात हैं जो मुख्तलिफ ममालिक इसमें मुलव्वस हैं, जो IMF अपनी कदगने लगाया बैठा है, ये तमाम चीज़ें जो हैं इन सारों का नापतोल करना पड़ता है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि जमात इस्लामी की बात दुरुस्त नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये फ़र्क पड़ सकता है कीमत में, लेकिन हुकूमत जो है उनको एक रास्ता दिखाने की जरूरत है जिसमें ये तमाम चीजें कवर हो जाए। अब इसको इतने सिंपलिस्टिक करके शायद आवाम को तो
वो तो जब पीटीआई का जलसा होता था तो वो चौधरी साहब माफ कीजिएगा, ये बहुत ज्यादा बहाना लिया जाता है कि जी देखें ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है और चीनी भाई नाराज हो जाएंगे, फलाना है। बड़ा सिंपल है कि वो जो मेन दो डिमांड्स जो हैं जमात इस्लामी की भी हैं, एप्टमा की भी हैं, एफपीसी सबकी यही है कि ऑडिट तो करवाएं। जब चोरी अगर पकड़ी जाए, पता चल जाए कि ये फॉल्टी थे, क्रिमिनल एग्रीमेंट्स थे, तो फिर वो वाली लीगल बहस ही नहीं आती। और ये इंफॉर्मेशन छुपाने की जरूरत क्या है? ओपन अप करें, लेट एवरीबॉडी सी। आबिद साहब बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इससे क्या आपका मसला हल हो जाएगा? देखें बात ये है कैपेसिटी, एक मिनट मेरी अर्ज सुन लें ताकि आपके नाजरीन को बात समझ में आ सके। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कैपेसिटी पेमेंट्स तो तब असरअंदाज होती हैं जब आप बिजली नहीं लेते वहां से, उन बिजली घरों से। तो आप असल बात यह है कि अगर आप बिजली ले लेंगे तो कैपेसिटी पेमेंट तो जीरो हो जाएगी, फिर तो आप सिर्फ बिजली की कॉस्ट दे रहे होंगे। वो एक अलग मसला है कि वो कम है ज्यादा है क्या है, लेकिन कैपेसिटी पेमेंट तो खत्म हो जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। दानियाल अजीज साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं, मगर इस वक्त माहिर मुआशियात हारून शरीफ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। आमिर साहब, बाकी आईपीपीज वाला मामला जो भी है, हुकूमत लुटियां डाल रही है कि हम इन्फ्लेशन भी नीचे लेकर आ गए हैं, शरह सूद कम हो गई है और हमारी रेटिंग भी अच्छी हो गई है। जी मैं बिल्कुल हारून शरीफ साहब से इस टॉपिक पे आऊँगा। आपकी इजाज़त से वो एक आर्गूमेंट आईपीपीज का चल रहा था, तो मैं दानियाल साहब से ज़रा उनका ले लूँ कि चौधरी साहब आप सही फरमा रहे हैं कि ये आर्गूमेंट बड़े अरसे से रहा हुआ है कि आप बजाय इसके कि कैपेसिटी पेमेंट में जो इतने पैसे देते हैं तो आप ये पूरी सस्ती कर दें बिजली और तमाम लोगों को इस्तेमाल करने दें, मगर ये कभी इम्प्लीमेंट होता नहीं है। मगर तफ्तीश कराने में क्या हर्ज है, ऑडिट कराने में क्या हर्ज है, और ये इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक करने में कि एग्रीमेंट क्या हुए, किस तरह हुए, तो ये तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए और मैं सराहता हूँ जो जमात इस्लामी की कोशिश है इस मामले को। मैं तो खुद पिछले 4 माह से, अगर आपको याद हो, आपके भी प्रोग्राम पर भी बार बार मैं इस चीज पे इसरार कर रहा हूँ कि लोगों महंगाई से मिट गए हैं, गरीब मिडिल क्लास तबाह हो गई है, बेरोजगारी जो है हमारे नौजवानों को तबाह कर रही है, और ये मईशत की जो इस वक्त सूरत हाल है ये नागुज़ीर है अवाम के लिए। और मैं बार बार वापडा की और डिस्कोस की और बिजली की, नेपरा की बात करता रहा हूँ। सो मैं तो सराहता हूँ इस बात को, और बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये मुआहदे इस वक्त तो इंटरनेट पे अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहें तो उनका एक फॉर्मेट भी अवेलेबल है और इंडिविजुअल मुआहदे भी अवेलेबल है और बाकी भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन बात कहने की ये है कि इस वो कहते हैं कि उलझा हुआ दामन छुड़ाते नहीं है झटका देके। इस मामले को किसी तरफ तय भी करना ना जो रियलिस्टिक हो। अब ये पाए द स्काई डिमांड्स जो हैं ये इस वक्त पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर हैं, ये पॉसिबल नहीं है जो चीजें ये मांग रहे हैं। तो सब वो यही हम भी कह रहे हैं तय करने के, मगर गवर्नमेंट जो है इस तरफ गामजन ने, ये वैस लगारी साहब ने आज टोटली इनकार ही कर दिया है। उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल हम इनको रिविजिट कर ही नहीं सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा पैसे रिकॉर्डिंग की तरह देने पड़ जाएंगे। सो उनकी तरफ से तो टोटल इनकार है। मैं हारून, आप इस पर IPPs पे भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं, ये जो बहस चल रही है, पर मैं साथ में आपके आगे एक और भी इशू मुद्दा जो करना चाह रहा हूँ कि आज जो है ना लुटियाँ डाली जा रही हैं, दोल पताशे बजाए जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का भी मुबारकबाद की स्टेटमेंट्स आ गई हैं कि जी क्या जी फिच ने हमारी जो है ना वो CCC+ कर दिया है, CCC से CCC+ को ऐसे पेश किया जा रहा है वो कोई A+ जिस तरह बच्चों का O लेवल्स में आ जाता है ना, A लेवल्स में, तो ये कोई इतनी वजह ढोल बजाने की है CCC पे प्लस पे? जी वेरी क्विकली, थैंक यू। देखिए IPPs पर तो मेरा एक ही कमेंट है कि जो कैपेसिटी पेमेंट्स की जा रही हैं उसमें तकरीबन 52% हुकूमत की IPPs को जाता है, कोई 25% प्राइवेट को जाता है पाकिस्तानियों को, और कोई 23% जो चाइना की लगे हैं यहाँ पर। सो हमें हुकूमत को देखना चाहिए कि सबसे ज्यादा तो वो खुद उसके ऊपर पैसा ले रहे हैं और बहुत कम बिजली बनाते हैं।
लेकिन इसको हमें हल की तरफ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, रादर देन कि हम एक विच हंट में पड़ जाए। गलत पॉलिसी थी, बैड प्लानिंग थी, पॉलिसी फेलियर हुआ, assumptions गलत थी, अब वो हो गई। अब इसके हल हैं हमारे। अब मैं ये इस प्रोग्राम में तो नहीं, जब मैं काम करता था खित्ते में, तो इंडिया ने तो जैसे हुकूमत की बजाय वहां पर प्राइवेट सेक्टर खुद बिजली खरीदता है। तो जब हुकूमत बिजली नहीं खरीदेगी, डीरेगुलेट कर देंगे, तो हुकूमत की गारंटीज का बोझ कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके बहुत से हल हैं। इसके लिए अगर इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को बिठाया जाए और बात की जाए, आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान इज इन अ पोजीशन टू रीनेगोशिएट पब्लिकली। हाँ, प्राइवेटली आप क्वाइटली अगर बात करें टेबल पर तो वो की जा सकती है। अब आते हैं आपकी क्रेडिट रेटिंग की तरफ। देखिए, देयर इज वेरी लिटिल टू सेलिब्रेट इस वक्त जो है ना हमारी पॉलिटिकल एलीट के पास। तो वो जो भी थोड़ी सी भी मस्बत चीज आती है, थोड़ी सी रेटिंग में चेंज हो गई, या उन्होंने अभी पॉलिसी रेट को 1% कम कर दिया, तो वो उसको जो उनका जो है पब्लिसिटी विंग उसको बहुत ज्यादा उछालते हैं। मैं 12 आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूं, जैसे इन्होंने आके डॉलर्स को बेचा कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं। आपको ये अनाउंसमेंट्स को ओवर प्ले नहीं करना चाहिए, चाहे आप पास में चले जाएं कि गेम चेंजर हो जाएगा, तकदीरें बदल जाए, ये स्टेटमेंट सब लोग कोई लेने पर तैयार नहीं है। हाँ, थोड़ी सी बेहतरी की तरफ अगर कोई क्रेडिट रेटिंग है, पहले तो लोगों को यह समझने की जरूरत है कि ये इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि जो आपको कर्ज देते हैं इदारे या ममालिक, उनको थोड़ी सी तसल्ली होगी कि मामला ज्यादा खराब नहीं हो रहा। इससे अलावा इससे ना तो इसका इन्वेस्टमेंट से डायरेक्टली कोई लिंक है, ना इसका कोई आपके करंट जो बर्डन है करंट अकाउंट का, उसके ऊपर कोई असर है। जहां तक पॉलिसी रेट का ताल्लुक है, अच्छी बात है कि थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इस पे जो मैं कहना ये चाहूंगा कि ये जो पॉलिसी रेट नीचे आया, इसका फायदा थोड़ा बहुत हुकूमत को होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बोरोर आमिर साहब हुकूमत है। हम इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर की मार्केट को क्राउड आउट किया हुआ है। तो अगर ये पॉलिसी रेट कम होके हमारी इंडस्ट्रियल या सनतों की और दूसरी एक्सपेंशन में जा रहा होता, फिर तो कोई बात थी। लेकिन अभी भी 19.5% खित्ते के बाकी रेट्स के से ये तकरीबन 8 से 10% ज्यादा है, तो इसको वक्त लगेगा। जी चौधरी साहब, दो चीज़ें, एक ये है कि बिल्कुल अच्छी बात है, सेलिब्रेट कर लेना चाहिए, कोई छोटी सी खबर भी अगर आ जाए, CCC+ पे आ गए हैं, मगर ओवरऑल जो हमें समझ आती है बुनियादी बात के इन्वेस्टमेंट के लिए एनवायरनमेंट चाहिए होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए होती है। ये अभी आपने सुन ही लिया, जमात इस्लामी यहाँ पे धरना दे के बैठी हुई, और वो कह रहे हैं, बाकी शहरों भी कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ना सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे, लोगों को बिल ना देने का मना कर देंगे। तो एक दूसरा, महंगाई का भी वो बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि जिसकी बुनियाद के उन्होंने ये पॉलिसी रेट भी कम किया। तो क्या महंगाई जो है, आपका बड़ा ये टॉपिक रहा हुआ है, ये सस्टेनेबल है 12.8 की जो CCI है? क्योंकि कई लोग क्वेश्चन करते हैं, एक तो क्राइटेरियन जिससे ये किया गया है वो भी क्वेश्चनेबल है, प्लस ये शायद ये जो रिसेंटली कुछ और चीज़ों की बिजली का भी और रेट सुना है बढ़ने के लिए जाएगा, तो ये सस्टेनेबल होगा? चौधरी दानियाल अजीज। आमिर साहब, मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जो डबल डिजिट इन्फ्लेशन है ना, ये एक इकोनॉमिक गाली है पूरी दुनिया में, और कोशिश होती है ममालिक की कि 2% एक रूल ऑफ थंब है कि इससे ज्यादा ना बढ़ा जाए, क्योंकि उससे फिर इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस होने का खतरा होता है। और अगर आप दुनिया की मामूल को देखें तो ये सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी होती है और यहीं पे रखने की कोशिश करती हैं। लेकिन हमारी जो शौकत अजीज साहब जब तशरीफ लाए तो वो सिटी बैंक की प्राइवेट बैंकिंग के थे, जो कि 8 मुल्कों में उस वक्त बैन था, और मनी लॉन्ड्रिंग के उनके उस बैंक के ऊपर इल्जाम थे, उसकी वजह से वो 8 मुल्कों में बंद था। तो वो तशरीफ लाए और उन्होंने यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी दी। ये जो रेंज ये बताते हैं ना, इस वक्त स्टेट बैंक ने आज ये बताया कि इस साल की औसतन जो महंगाई होगी वो 11 से 13% की रेंज में रहेगी। अब रेंज इसलिए बताई जाती है कि आप थोड़ी सी उम्मीद पैदा करें, लेकिन उसमें तरीका ये होता है कि आपने रेंज के आखिर तक ही जाना होता है, और यही होता रहा है। पहले ये 5 से 7% थी, उसके बाद ये 7 से 9 कर दी, उसके बाद 9 से 11 कर दी, जबकि लॉ में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट जो तय करती है, जो कि उस वक्त 6 या 8% था मुख्तलिफ सालों में, उस पे सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी है कि इन्फ्लेशन को वहां पर रखे। तो ये एक बिल्कुल पतंगड़ बना दिया है सेंट्रल बैंक ने, पाकिस्तान की स्टेट बैंक ने,
और जो डबल डिजिट इन्फ्लेशन है पहले ही पाकिस्तान ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही, और ये सिर्फ इसलिए है कि अशरफिया जो है ये जो 13.5 खरब रुपए इन्होंने टारगेट रख दिया, 14 तकरीबन खरब रुपए FBR का टारगेट रख दिया है, ये कहीं से पूरा नहीं होना है। आप देख लें ये जो ताकत 2 स्कीम है, इन्होंने तो ऐलान कर दिया था FBR, मैंने खुद अखबार में खबर पढ़ी कि जी वो तो फेल हो गई है। फिर कहीं से इनको जो थोड़ा सा डंडा चढ़ा तो फिर उन्होंने अब आके नए तर्ज पे वो दे दिए कितने 1000 रुपए माहवार जो देने आपने, और इसी तरह और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी है कि हमने कोई 14 खरब नहीं कटे, तो वो जो इंटरेस्ट पेमेंट है, जितना ये इंटरेस्ट रेट कम होगा उतनी इंटरेस्ट पेमेंट कम हो जाएगी, तो वहां से फिर आपका खसारा जो है वो IMF की मुताबिकत में रहेगा। तो इसलिए, लेकिन इसका डाउनसाइड क्या है कि आप इन्फ्लेशन टैक्स पैदा कर रहे हैं, यानी आप गरीबों के ऊपर टैक्स पैदा कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान है, वहां पर -8% इस वक्त शरह जो है महंगाई की है, यानी वहां पर सस्ता जमाना आ रहा है। हारून से पूछना चाहूँगा कि ये तो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है, जो कि आम आदमी को ज़्यादा महंगाई के हवाले से हिट करती है, वो अभी भी ये डबल डिजिट की तो कह रहे हैं कि वो भी कोई सेलिब्रेशन की कोई चीज़ नहीं है, तो वो तो अभी भी बड़ी मुनासिब काफ़ी हद तक ज़्यादा है, क्या कहेंगे? जी देखिए, ओवरऑल इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारा फिक्स्ड इनकम का, मिडिल इनकम और लोअर मिडिल इनकम का जो हमारा क्विंटाइल हम कहते हैं वो है, उसकी कंजम्पशन पावर ड्रास्टिकली नीचे जा चुकी है। अब वो उसके ऊपर अगर आप देखें ना, इन्फ्लेशन की जो बास्केट को जब आप देखते हैं, इस वक्त लोग अपने एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करके यूटिलिटी बिल्स पे कर रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 3%, वो किसी भी तरह इतनी आबादी को केटर नहीं कर पाती है। कुछ चीजें फाइनेंस मिनिस्टर ने आज ओपनली कही हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि जी कोई हमें बाहर से बेल आउट्स नहीं मिल रहे हैं। मैं आपके प्रोग्राम में गालिबन 10 दफा कह चुका हूं कि ये अनाउंसमेंट्स ना करें, क्योंकि फंडामेंटली ये नहीं हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने अगर तो रिवाइव करना है, पीपल सेंट्रिक अगर आपने कोई पॉलिसी बनानी है, तो ये जो PSDP हमने रखा हुआ है जिसमें MNAs को पैसे दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, हुकूमत अपने खर्चे तो कम कर नहीं पा रही। कुछ तो आप स्पेस निकालें लोगों को, इनको फैसिलिटेट करने के लिए, कोई टारगेटेड सब्सिडी बनाएं, कुछ करें। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि जो आपकी डे टू डे खर्चे हैं वो कोई भी इस वक्त जो बंदा लाख रुपया भी कमा रहा हो वो इसको सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। हमें जो इस वक्त डेटा मिल रहा है, लोग जो है बच्चों को बहुत से सेमेस्टर्स की फी नहीं पे कर पा रहे हैं, बड़े घरों से छोटे में जा रहे हैं, किराए के घर जो थे वहां 2-2, 3-3 लोग शेयर कर रहे हैं, ये एक रियलिटी है। तो ये जो हमारा इस वक्त हम सारा शोर मचा रहे हैं कि जी फिच ने रेटिंग ऊपर कर दी, थोड़ी सी प्लस कर दी माइनस से, उससे इन लोगों को तो आमिर साहब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हुकूमत जो है वो इस वक्त अपने थोड़े से रिजर्व्स बढ़ गए हैं, उनको IMF से शायद पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ, हुकूमत अपना कारोबार, पर्क्स, प्रिविलेजेस चलाती रहेगी। अब ये चीज खतरनाक है, क्योंकि लोग जो हैं इस वक्त इन ए वे, ये जमात इस्लामी का भी हो रहा है, लोग भरे बैठे हैं क्योंकि उनका गुजारा नहीं हो रहा। अब ये एक हकीकत है। अब आया हुकूमत इसको किसी तरह प्रायोरिटी बना पाती है? एज ए डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट की नजर से जब मैं देखता हूं तो मुझे कोई पॉलिसी रिस्पॉन्स तो अभी तक दिखाई दानिया, लास्ट वर्ड्स हारून ने बड़ी एक इंपॉर्टेंट की तरजीहात की बात की है कि PSDP का अभी भी जो इन हालात में भी जो रखा गया, पहले तो 1500 अरब रुपया रख दिया था, अब काम करके भी शायद 900-1100 अरब टाइप वो आ गया है। आज मिफ्ताह इस्माइल ने एक ट्वीट किया है, इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि जी टोटल जो आपका जो IPPs का सोल्यूशन भी उन्होंने दिया है कि इसके अंदर जो बिल्स हैं, बिल्स के अंदर 25% टैक्सेस हैं, वो स्पेशल टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, वो मोरओवर टैक्स बस रह गया है। तो उनका ये 450 अरब रुपया बनता है, और सूबों में और उसमें 250 रुपया तकरीबन 200-250 अरब है सूबे का और वफाक का, दोनों के ईच का। तो अगर ये PSDP को कम करके, और वहाँ पे जिस तरह इन्होंने कहा हारून ने, MNAs को जो ये डेवलपमेंट के खांचे दे रहे हैं वो बंद कर दिया जाए, तो वहाँ से अवाम को भी रिलीफ हो जाता है और तरजीहात भी बदल जाती हैं। क्या कहेंगे? मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि एक तरफ आप ये 400 अरब की बात कर रहे हैं,
तो वो जो 590 अरब रुपया है, आपको अंदाजा नहीं है कि मैं क्यों बार बार उस पर स्ट्रेस करता हूँ। वो जो चोरी का पैसा है, जो असल में बिलों का है, क्योंकि वो उस बिजली का है जो आप फराहम कर रहे हैं, तो कैपेसिटी पेमेंट्स उसके अलावा है। तो वो ये डबल वहमी है। तो आप अगर वो 590 बिलियन रिकवर करने में कामयाब हो गए, एक तो आपके कैपेसिटी पेमेंट्स हट जाएंगे, और दूसरा ये है कि उसके हिवज में जो लोगों के बिल ज्यादा आ रहे हैं वो भी कम होंगे। तो ये स्नोबॉल इफेक्ट है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्टिंग प्रॉब्लम नहीं है, ये गवर्नेंस प्रॉब्लम है। अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारे बैठी हुई सियासी जमातें हैं, ये गवर्नेंस जो है इन्होंने आउटसोर्स कर दिया हुआ है ब्यूरोक्रेसी को, क्योंकि इनको खुद मालूमात नहीं, अंधों में काने राजे, इनको बनने का शौक है, ये रेवड़ियां बांट सकते हैं, महकमों को ओवरऑल नहीं कर सकते। मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैंने महकमे और गवर्नमेंट को ओवरऑल किया हुआ है और कामयाबी से किया हुआ है, और मुझे बड़ा फख्र है इस बात का। और ये भी जो मामला है ये सिर्फ 6 महीने की मार है। आप मुझे ये बात बताएं, कराची इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज हुआ 18 साल हो गए हैं, उनकी 29% थेफ्ट थी, आज क्यों 10% से नीचे आ गई है? वो कोई साउथ अफ्रीका में तो नहीं है ना कराची, वो इसी मुल्क में है। तो आप पता कर लें, ये इंसेंटिव्स का इशू है। ये अभी मैंने सुना, ये जो हमारे वजीर साहब हैं, इन्होंने कहा कि जी अब इंसेंटिव्स अप्रोच करने लगे। तो 4 महीने 6 महीने से मैं चीख रहा हूँ, चला रहा हूँ आपके प्रोग्राम में भी, कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच छोड़ के इंसेंटिव अप्रोच की तरफ जाना पड़ेगा। तो अगर ये कामयाबी से कर लेते हैं, जो कि मुझे नहीं ख्याल है कि वो करेंगे, क्योंकि इन्होंने उसका अलग में पे भी नहीं पता इनको कि वो कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि इंसेंटिव्स की एडमिनिस्ट्रेशन के इशूज होते हैं, उसकी प्राइसिंग के इशूज होते हैं, इसमें इनको कोई तजुर्बा नहीं है। बहरहाल मैं शॉर्ट आपका आंसर ये है कि अगर आप ये थेफ्ट और गवर्नेंस के मामला ठीक कर लेंगे तो आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। जी हारून, कोई इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती जो दानियाल कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मसला, ऑफ कोर्स बहुत बड़ा तीसरा मसला जो टैक्स और कैपेसिटी के साथ, वो चोरी का है। 590 अरब, कोई नहीं कह रहा कि इसको छोड़ दिया जाए, पर मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि मसला बहुत अर्जेंट हो गया है। ये जो डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन के बगैर ये 590 अरब रुपए वाला मामला होगा नहीं, और गवर्नमेंट की इस वक्त जो बजट के अंदर जो तफसीलात आई हैं उसमें नहीं लगता कि ये साल डेढ़ से पहले हो पाएगा। अगर साल डेढ़ में भी हो गया तो ये थोड़ा सा मिड टर्म लॉन्ग टर्म हो जाता है। यहाँ शॉर्ट टर्म में मैं इसलिए कह रहा था, या टैक्सेस को डील करेंगे या कैपेसिटी को डील करेंगे, आप क्या कहेंगे? जी आप ठीक कह रहे हैं दोनों तरफ से, देखिए ना, लेकिन ये बात बिल्कुल हक बजानब है कि अगर आपकी बिजली चोरी हो रही है और आप एक रियल कंज्यूमर को पास ऑन कर रहे हैं तो ये क्रिमिनल है और आपकी नाकामी है। तो उसके लिए आप कानून की इंप्लीमेंटेशन को तेज करें। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि ये इदारों के थ्रू करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन इस तरफ हमें कोई एफर्ट तो दिखनी चाहिए। ये जो दूसरा अभी रिलीफ का क्वेश्चन है जो आपने एड्रेस किया है, मेरे हिसाब से वो ज्यादा अर्जेंट है, क्योंकि लोगों को कोई नजर नहीं आ रहा कि हुकूमत अपने कहीं से सैक्रिफाइस कर रही है। जब एलीट सैक्रिफाइस नहीं करता है तो लोग जो हैं वो रिएक्टिव हो जाते हैं पूरी दुनिया में। थोड़ी सी आप सैक्रिफाइस करके पास ऑन करेंगे तो लोग आपसे तावन करेंगे, अदरवाइज तो लोग जो है आई वुडंट बी सरप्राइज कि कल को वो कहें जी हम नहीं बिल देते, तो फिर और ज्यादा अनरेस्ट बढ़ जाएगा। तो ये हमें इसको बहुत केयरफुली देखना चाहिए कि ये पावर सेक्टर जो है ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को भी और कॉस्ट ऑफ लिविंग को बहुत बुरी तरह हिट कर रहा है। और ये इसके ऊपर मुझे नहीं दिखता कि ब्यूरोक्रेसी में कोई सलाहियत है कि वो इसको आगे ले जा सके। आपको इसका थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपर्ट्स को लाके सोल्यूशन करना पड़ेगा। चौधरी साहब, लास्ट 2 मिनट्स हैं कि ये जो हारून कह रहे हैं कि जनाब लोग वो स्टेज आ सकती है जहां बिल ना दें, ये आज जमात इस्लामी की तरफ से ओपनली ऑफिशियली कॉल उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम ये कॉल दे सकते हैं लोगों को। जब पॉलिटिशियन ओपनली ये कहना शुरू हो जाएं कि जनाब कॉल अगर दे दी या देने की बातें करने लग पड़े तो फिर तो कियास है आगे। मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं दानियाल कि आज से ये आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? जी। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि पिछले साल जो है ये चोरी जो है ये 380 अरब की थी। लास्ट ईयर ये जो अभी 30 जून को खत्म हुआ है ये 590 अरब की हुई। दैट्स अ 55% इंक्रीज। तो इस साल जो आपका ये रवा साल है, अगर इसमें 55% इंक्रीज हो गई तो ये तो 1 खरब रुपए से तजावज कर जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये सब कुछ ट्रम्प कर जाएगा। आप बेशक धरने देते रहे, जो मर्जी करते रहे, अगर ये एक मसला ना हल हुआ तो टैक्स मैक्स सब कुछ बीच में ही रह जाएगा, साथ में फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट भी रह जाएगी।
आपको नहीं समझ है मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं आपको ये निशानदेही पिछले 4-6 महीने से कर रहा हूं। उसकी वजह इसको अंडरस्टैंड करें, ये स्नोबॉल कर रहा है और ये गवर्नेंस का प्रॉब्लम जो है ये सिर्फ इंसेंटिव से ठीक होगा। बहरहाल ये अभी चूंकि ये अशरिया में आपस में जो है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे समझ आप जितनी तो जाहिर है नहीं है, मगर यही बैलूनिंग का इफेक्ट जो है कैपेसिटी पेमेंट का भी आ रहा है। वो इस बार 2.1 ट्रिलियन है, अगले साल वो कह रहे हैं 2.8 बिलियन होगा। टैक्सेस का भी यही सूरत हाल है कि मजीद आप पैसे टैरिफ भी जो और बढ़ाने की बातें हो रही हैं। सो बैलूनिंग इफेक्ट भी चारों तरफ से आ रहा है। असल इशू ये है, मैं बस क्लोजिंग कमेंट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात करेंगे कि मसले का हल निकालना है। गवर्नमेंट का ये कहना कि हम करेंगे नहीं, कर लो जो करना है, ये कोई हल नहीं है। इंशाल्लाह दोबारा ज़हमत देंगे। बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया। दानिश साहब हमारे साथ मौजूद थे, हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, आमिर साहब थैंक यू सो मच। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।